उन मूर्खों को इतना नहीं पता था कि अगर तुम्हें मुझे कंट्रोल करना था तो मुझे बुलाकर नौकरी दे दिए होते, मैं चुप हो गया होता। उन्हें यह पता ही नहीं कि आप हमें नौकरी न देकर हमारी बेड़ियों से आजाद कर दिए। अब तो हम खुल करके तुमको ललकारेंगे और तुम्हारे काले कारनामों को जनता को चल करके बताएंगे। क्या होता है उस इंटरव्यू में? मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो वहां सारे लोग जानने पहचानने वाले, जो इंटरव्यू लेने आने वाला सब जानते पहचानते, जितना नहीं जानना चाहिए उससे ज्यादा जानते थे। यही तो मुश्किल थी, क्योंकि वो जेब में पर्ची लेकर आए हुए थे। और जैसे ही मैं पहुंचा, मुझसे कहा गया कि आइए बैठिए, आप तो सबसे पुराने यहाँ के शिक्षक हैं। मैंने कहा जी। तो कहे कि इस कॉलेज में आपको क्या मिला? मैंने कहा इस कॉलेज ने मुझे गढ़ा है, बनाया है, रचा है, क्योंकि मैं एमए करके 21.5 साल में वहां प्रोफेसर बन गया था। और मैं पहले कभी नहीं बताया, लेकिन अब तो हर जगह बताऊंगा। बहुत सारे लोग उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मंडल आंदोलन का विरोध करते थे, ये कहकर कि यहां पर मेरिट से कंप्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर आरक्षण लागू हो गया तो कम प्रतिभावान लोगों को प्रोफेसर बना दिया जाएगा। तो दुनिया के जो टॉप 100 में 100 के 100 विश्वविद्यालय भारत के हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, ऐसी उनकी चिंता थी। ये तो बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया के 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई है ही नहीं। यहां रिजर्वेशन तो था ही नहीं रे भाई, तो तुम्हारे विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में क्यों नहीं थे? असल में वो मेरिट की चिंता नहीं कर रहे थे, उनको डर इस बात का था कि जिसे उन्होंने मां सरस्वती का पावन प्रांगण बनाया था, उसमें अगर इस देश के दलित, पिछड़े, कमेरा, वंचित, शोषित, गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाएंगे तो वो विश्वविद्यालय डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे। फिर इस देश को बर्बाद कैसे किया जाएगा और गुलाम कैसे बनाया जाएगा। इसलिए वो आरक्षण का विरोध मेरिट के नाम पर कर रहे थे। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल विरोधी आंदोलन के लिए क्रांति चौक बनाया गया था कि हमें बेरोजगार वहां पर लोग नहीं चाहिए, और मंडल विरोधी आंदोलन चला। तो उसी विश्वविद्यालय के लोगों से मेरा एक सवाल है, आज उस विश्वविद्यालय में एक गोल्ड मेडलिस्ट को 100 में 96 नंबर वाले एपीआई वाले को उस नौकरी से निकाला जा रहा है और 100 में 52 नंबर वाले को वहां प्रोफेसर बनाया जा रहा है। बताओ तुम मेरिट की चिंता करने वालों कहां सोए हुए हो? कहीं नाली के गैस से चाय बनाने में लग गए हो क्या? भाई अगर मेरिट की चिंता होगी तो चिंता होगी ना विश्वविद्यालयों की कि खराब मेरिट वाले क्यों प्रोफेसर बनाए जा रहे। और तब वो सारे लोग जो अपने पर्ची लेकर के आते हैं, अब इस इंटरव्यू का खेल समझिए, इस बात को बताना जरूरी है, कोई मेरिट का इम्तिहान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको इस कॉलेज से क्या मिला? हमने कहा कि इस कॉलेज ने हमें बनाया है, विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है। और मैं तो किताब एक लिख रहा हूं बाकायदे 14 साल के अपने पूरे जीवन पर, और उसका नाम ही मैंने रखा है ठेके पर प्रोफेसर। और सारा कहानी किस्सा उस किताब में मैं सिलसिलेवार लिखूंगा। और वो कोई खुशी का किस्सा नहीं, इन 14 वर्षों में हमने अपनी आंखों से इन विश्वविद्यालयों को खंडहर बनते देखा है, इसलिए हम उसका किस्सा दुनिया को समझाने के लिए वो किताब लिखना चाहते हैं। और क्यों ऐसा हुआ? मेरे कॉलेज में तो मुझसे डर कर पता नहीं क्यों 14-15 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया। मेरे आगे पीछे वालों को तो 2-2 मिनट का इंटरव्यू लिया था। आप जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में, आपसे कहा जाएगा कि अपना परिचय दीजिए। अरे परिचय तो तुम्हारे सामने रखा रहता है, फिर भी परिचय दीजिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा आप किस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं बताइए। आप 1.5 मिनट 2 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपका भविष्य उज्जवल है, आपके ललाट पर दिख रहा है कि एक न एक दिन आएगा जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे, फिलहाल हम आपको नौकरी नहीं दे रहे, जाइए आपको शुभकामनाएं। ये इंटरव्यू हो रहा है। अब आप सोचिए ना, एक दिन में 100 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो। 100 लोगों का चेहरा भी याद रहेगा क्या जब आखिरी दिन वो रिजल्ट बना रहे होंगे? रिजल्ट यहां पहले से बन चुका होता है, तो वहां पर केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। मैं बार बार चिंता कर रहा हूं कि वो कहां गए देश के बचाने वाले लोग
जो मंडल आंदोलन का और आरक्षण का विरोध करते थे, आपके यूनिवर्सिटीज में बेहद घटिया लोग अब प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जिसकी सेटिंग है, जिसकी रिश्तेदारी है, जो विचारधारा से उनका है, जिसका नाम वहां से है, वो सारे लोग वहां प्रोफेसर बन रहे हैं। मैं तो दावे से कर रहा हूं मेरे प्रिंसिपल की भी सीबीआई जांच कराई जाए कि वो रोज शाम को कौन सी शाखा में जाता है। और मैं एक बात कहता हूं, आप शाखा में जा रहे हो, इससे हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि विश्वविद्यालय जिसका नाम ही है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स से बना हुआ है, ग्लोबल नॉलेज होता है ना वो, तो अगर कोई शाखा में गया व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का कुलपति और प्रिंसिपल बन सकता है, तो कोई शाखा विरोधी उस विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रिंसिपल प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी में कहीं भी आरएसएस का नाम नहीं लिखा हुआ है। वो तो डिग्री है ना, पढ़ाई लिखाई की मेरिट चेक करनी है ना। क्यों? इससे चिंता किसी को नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, इस देश में कभी भी शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोई स्वर्ण युग नहीं रहा, कोई गोल्डन एरा नहीं रहा। पहले भी जिनकी सरकारें नहीं, उन्होंने भी बहुत घटिया अपॉइंटमेंट किए, उन्होंने भी विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया। पहले भी हमारे भी लोग जो सरकारों में होंगे, वो भी विश्वविद्यालयों और शिक्षकों को लेकर के क्या नियम बनाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई स्वर्ण युग नहीं था, लेकिन जितना मिलकर के 60 साल में बर्बादी नहीं की गई होगी, वो 60 महीने की बर्बादी कर दी गई है। अब ये 90 के बाद पहली बार इस देश के गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे विश्वविद्यालयों तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें केवल खंडहरों वाली इमारत मिलेगी। वहां विश्वविद्यालय का माहौल खत्म हो गया है, सिलेबस बदल दिया। और अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, मैं तो इस लड़ाई को आगे आकर इसलिए लड़ना चाह रहा हूं कि अगर ये बात हम भी नहीं दुनिया को बोलेंगे, तो यहां आप तो खैर पटना कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान हो, और इसीलिए हमने चुना कि नौजवानों के बीच आएंगे। हम और आप ये बात जानते हैं, आप यहां पढ़िए, बीए एमए करके पीएचडी में एडमिशन हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि 97% नौजवानों को हायर एजुकेशन मुहैया नहीं हो पाती इस देश में। केवल 3% नौजवान हायर एजुकेशन तक आ पाते हैं। जिस समय हम और आप यहां बैठे हैं, उस समय हमारी उम्र का कोई व्यक्ति सड़क पर ठेला खींच रहा होगा, खेत में काम कर रहा होगा, कहीं मजदूरी कर रहा होगा, उसके हाथ तक कलम किताब पहुंची ही नहीं। हम 3% लोग हैं, और रिसर्च अगर एरिया तक जाएंगे या प्रोफेसर बनने तक जाएंगे, तो वो 0.5% पॉपुलेशन पूरे देश के नौजवानों की है। तो शिक्षा तो आज यहां पर खड़ी है, और उस तरह के लोगों की बात 0.5% वाली सच्चाई को अगर 99% के समाज को बताया नहीं जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद कैसे किया जा रहा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करता था, तो वहां कंपटीशन का तैयारी करने वाले लोग हुआ करते थे। 10 बाय 10 का कमरा, जिसमें आदमी और हवा पाने के लिए एक ही रास्ता होता है, कोई खिड़की नहीं, धूप वहां आती नहीं, और चुपचाप उस 10 बाय 10 के कमरे में एक कोने में किचन होता है, एक कोने में बेडरूम होता है, एक कमरे में ड्राइंग रूम होता है, और एक कोने में स्टडी रूम होता है। एक ही कमरे में उनका पूरा घर बसा होता है। ऐसे जगहों पर गरीब कमजोर घरों के लोग निकल करके जब पढ़ाई करने आते, तो वहां पर पता चला कि अगर हम वहां पर नई नौकरी मिली, तो घर वाले थोड़े ये समझेंगे कि सिस्टम खराब है, वो तो यही सोचेंगे कि हमारा बेटा बेटी खराब है, दुनिया को नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्ही को नहीं नौकरी मिल रही है, तुम कहते हो सिस्टम में खराबी है। मेरे घर वाले भी यही कहा करते थे, परमानेंट नहीं हो रहा है, इसी में कोई कमी होगी। ये बात बताइए कि आप अगर कामयाब नहीं हुए, तो कौन मानेगा कि सिस्टम खराब है? सब लोग तो यही कहेंगे तुम्हारे में कमी होगी। हम इस देश और दुनिया को बनाना चाहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया गया है। और बहुत लंबी बातें चौड़ी बातें न करके टू द पॉइंट, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, तो हमारे देश का निजाम आपदा में अवसर ढूंढ रहा था, और 3 कानून पास करता है। किसानों की जिंदगी बदलने के नाम पर कृषि सुधार कानून, मजदूरों की जिंदगी बदलने के नाम पर मजदूरों के श्रमिक कानून, और तीसरी थी नई शिक्षा नीति। और सबसे बड़ी बुनियाद यह है, किसानों ने दूर से पहचान लिया कि किसानों सुधार कानून के नाम पर ये जो कानून बना है, ये हमारी फसलों और नस्लों को बेच देगा, बर्बाद कर देगा। 13.5 महीने वहां पर डट गए, दिल्ली को घेर लिया, 750 किसान शहीद हुए, मगर अपनी फसलों और नस्लों को बचने से बचा लिया।
इस देश के लोगों ने कलम और किताब को बिकने से नहीं बचाया और शिक्षा नीति बिना डिबेट के, बिना संसद में कोई बहस किए देश में लागू हो गई। केवल 3 क्लॉज बता रहा हूं शिक्षा नीति का। एक क्लॉज कहता है कि पहले यूजीसी बना करते थे, वो फंड देगी सरकार, पैसा देगी तब विश्वविद्यालय चलेंगे। अब हेफा बना है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, लोन लेगा। पटना कॉलेज लोन लेगा हेफा से कि 1 साल का इसका खर्चा अगर 50 करोड़ रुपए का है तो 50 करोड़ रुपया हेफा से पटना कॉलेज लोन लेगा और अगले 10 साल में किस्तों में इसको वापस चुकाना होगा। तब एक बात बताइए कि कोई भी कॉलेज जब लोन लेगा तो क्या ज्यादा लोन लेना चाहेगा कि कम लोन लेना चाहेगा? आप बताइए। ज्यादा क्यों लेगा? ज्यादा लेगा तो चुकाना पड़ेगा, तो लोन कम से कम लेगा ताकि कम से कम चुकाना पड़े। तो लोन वहां से कम लेगा तो उसके बाद क्या होगा? खर्चा जो होगा उसको कैसे व्यवस्थित करेगा? 2 ही रास्ता है, खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। तो खर्चा घटेगा कैसे? 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डाला जाएगा। अरे वेद भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो यहां तो कम से कम जागरूक करने के लिए ये लोगों के बीच जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ मीडिया में कहा जाता है, अब ये लोग जानते हैं, खबर वो नहीं है जिसको सरकार दिखाना चाहती है, खबर वो है जिसे सत्ता छिपाना चाहती है। उसका काम ये लोग करते हैं। तो इसलिए इन तमाम लोगों को हम कहते हैं वो तो बिक गई है मीडिया, असली तो सोशल मीडिया वाले लोग सोशल मीडिया के असली लोकतंत्र के चौथे खंभे बन गए।